Lecture number 6, Brute Force Part 2, Analysis of Algorithm and Analysis of Loop. We do in this lecture with some exercise examples. Here is a constant C we use in a for loop instead of n and some statement between them. So how we can write the theoretical complexity of this loop? We just write I equals to 1 to C and number of statement is 1, and then we can open it with the upper bound C minus lower bound 1 plus number of statement 1, and across these two terms we just left with the theta of C. So this is the complexity of one loop. So here when we replace this constant with any other constant, then our complexity belongs to that. So here is example of time complexity of a loop is considered as log of n if the loop variable is divided multiply a constant amount. So here is the example. This is for loop where I start from 1, I less than equal to 1, but I static equal to C, यानी some constant value से I multiply हो रहा है, तो I तक जो है वो n तक जो है ये जल्दी पहुंच जाएगा, और for some statement in between them. There is another example for same purpose as for I equals to n, I greater than 0 and I is divided by n equal to C for some statement. तो ये दोनों जो लूप के स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इनका हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो हमारे पास log ऑफ n में बनेगी, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो फिर भी आपने ये देखना है कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला जो है ये i डिवाइड इक्वल टू c हो रहा है, और ये i स्टार इक्वल्स टू c। तो इन दोनों का जो है वो हम डायरेक्टली log ऑफ n फॉर्म में या लॉगरिथम में इसको लिख सकते हैं। Here is another example of a loop where time complexity of a loop is considered as big O of n. Big O of n if the loop variable is incremented decrement by a constant amount of time. For example, follow function has big O of n time complexity. अगर इसकी complexity big O of n है तो किस तरह से कि जिस तरह आप देख लें कि इस for loop में i लेस देन इक्वल टू n है, लेकिन constant c जो है वो प्लस हो रहा है, यानी i प्लस इक्वल टू c। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में फॉर लूप i ग्रेटर देन 0 और i माइनस इक्वल टू c हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास बिग ऑफ n में ही कंप्लीट होंगी। इसको हम बिग ऑफ n में ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हुए आप कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में काम करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही रहेगी। ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम द इनर मोस्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एग्जांपल लूप्स हैव बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें एक फॉर लूप है i इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस सी इक्वल्स टू सी, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी ऐड हो रही है। और फिर इसमें ब्रेसेस में एक और फॉर लूप है j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस सी इक्वल टू सी, और यहाँ पे एक क्लॉज हो रहा है। तो इसमें कि दो लूप नेस्टेड हैं तो इसकी थीटा एन स्क्वायर बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह एक और लूप हमारे पास इसी पीस ऑफ कोड में जो कि आई लेस दैन इक्वल टू आई ग्रेटर दैन 0 और आई माइनस इक्वल टू सी है। और इसी तरह एक और लूप है जो जे आई प्लस 1, जे लेस दैन इक्वल टू एन और जे प्लस सी इक्वल टू सी, और इसमें भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये भी आपके पास ये भी बिग ऑफ एन स्क्वायर है और ये भी बिग O ऑफ एन स्क्वायर है। यानी अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो आप इसको बिग ऑफ 2n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 2 जो है वो क्योंकि मल्टीप्लायर है तो वो रिमूव हो जाएगा, तो फिर सिर्फ बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड करेंगे। ये हमारे पास लूप स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास जो इसकी बन रही है वो लॉग
log of n की complexity बन रही है. ये time complexity of loop is considered as log of n if the loop variables is reduced or increased exponentially by constant amount of time. Here c is a constant greater than 1. For example, I equals to 2, I less than equal to n and I equals to power I comma c. और इस तरह से ये किसी फंक्शन को कॉल करके और फिर ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है. और इसी तरह से नीचे वाले जो है इसमें भी ये फंड जो है ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट और एनी अदर कांस्टेंट रूट करके यहाँ पे फंक्शन को सेंड कर रहा है. तो इस लूप के अंदर भी बेसिकली डिवाइड हो रहा है. तो इस वजह से इनकी हमारे पास जो बन रहेगी वो बिग ऑफ लॉग ऑफ एन की फॉर्म में बनेगी कॉम्प्लेक्सिटी. लूप एनालिसिस एग्जांपल्स. ये कुछ एनालिसिस की एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक फॉर लूप है जिसकी एंडिंग जो है वो लेस देन इक्वल टू m है और एक कांस्टेंट c मल्टीप्लायर और एक और इसी तरह दूसरा लूप है जो कि n है और उसके i प्लस c इक्वल टू c कांस्टेंट फैक्टर तक जारी. तो इस तरह के दो लूप्स अगर हों तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी, बिग ऑफ n और इसकी भी बिग ऑफ m. तो आप इन दोनों को ऐड करके इसकी फ्रिक्वेंसी को मेंशन करेंगे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अबव कोड इज बिग ऑफ m प्लस बिग ऑफ n विच इज big of m plus n. If m equals to n, the time complexity of becomes big of 2n, which is then again order of n. तो इस तरह से ये अगर दो लूप इस तरह सेपरेट हों तो हम इस तरह भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लिख सकते हैं. ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नोटेशन अमंग बिग ओ थीटा मेगा टू डिनोट टाइम एफिशिएंसी और सीक्वेंशियल सेट. तो ये हम ऑलरेडी मैं आपको स्लाइड्स में करवा चुकी हूँ जो क्लास वर्क स्लाइड्स प्रीवियस थी. तो कि वर्स्ट केस कब होगा, बेस्ट केस कब होगा और एवरेज केस होगा. ठीक है. तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब एरे बनाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि अगर जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ मिल जाती हैं वो हमारे पास बेस्ट केस कहलाती हैं, यानी नंबर ऑफ़ कंपैरिजन जिनमें कम, और जिनको कंपैरिजन करते हुए आप लास्ट वैल्यू तक पहुंचते हैं वो हमारे पास वर्स्ट केस है. और जो इन बिटवीन जो हमारे पास वैल्यू सर्च करते हैं वो सारी की सारी एवरेज केस में आती हैं. तो ये आपको क्वेश्चन आए तो आप एक एरे कंसिडर करके और उस पर सर्च की के डिफरेंट वैल्यूज़ पे लगा के बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट को कैलकुलेट करके दिखा दिया करें. ये आपके बुक का एक और क्वेश्चन है. ठीक है. इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बिग ओ थीटा एंड ओमेगा टू डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग assertions are true or false. ठीक है. तो आपने ये बताना है जैसे a है n प्लस 1/2 belongs to big O of n क्यूब. तो अगर आप n बाई प्लस 1/2 को अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये एटमॉस n स्केयर के इक्वल है. तो n स्केयर के अगर इक्वल है तो क्या ये वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी बिलोंग्स टू बिग O ऑफ n क्यूब है. तो ये इस बिग O आपको पता है वर्स्ट केस है. तो वर्स्ट केस इंक्रीज हो सकता है. तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए. इसी तरह से b है. b भी बेसिकली इस एक्सप्रेशन का तो n स्केयर ही है लेकिन बिलोंग्स टू बिग O ऑफ n स्केयर. तो इट्स मीन्स कि ये ज़ाहिर सी बात है कि ये इसका टाइट अपर बाउंड बनता है तो ये भी ट्रू होना चाहिए. इसी तरह c पार्ट है n प्लस 1/2 बिलोंग्स टू थीटा n क्यूब. तो एन स्केयर जो है वो कभी भी थीटा एन क्यूब तक नहीं जा सकता क्योंकि इसका टाइट अपर बाउंड थीटा एन स्केयर ही हो सकता है. तो अगर इसकी जगह थीटा एन स्केयर मेंशन होता तो ये हमारे पास ट्रू हो जाता, लेकिन इस सिचुएशन में ये हमारे पास फॉल्स है. इसी तरह अगर डी पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास एन स्केयर जो है क्या वो मेगा ऑफ एन यानी हो सकता है. तो ये ट्रू है क्योंकि लोअर बाउंड वो एन स्केयर से नीचे ही होगा. तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रू है. अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी है वो भी देख लेते हैं. ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन स्केयर बाई 2 क्वाड्रेटिक है. 10 ये वाला जो है हमारा ट्रू है क्योंकि अपर बाउंड जो है वो बढ़ सकता है एन स्केयर से एन क्यूब तक जा सकता है. ये भी ट्रू है क्योंकि ये टाइट अपर बाउंड है. ये हमारे पास जो ये फॉल्स है क्योंकि कभी भी जो है वो थीटा का बिहेवियर जो है वो बढ़ता नहीं है, वो टाइटली एन स्केयर तक ही रहता है. इसी तरह ये भी ट्रू है क्योंकि ये ओमेगा हमेशा एन स्केयर से लो ही होगा. ये फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इंडिकेट द क्लास
theta g of n the function belongs to, use the simplest g of n possible in your answer, prove your assertions। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास n स्क्वायर प्लस 1 10 है, ये एक स्टेटमेंट है। एक ये है अंडर रूट एन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 3। इसी तरह से ये सी डी और ई, ये हमारे पास 5 असर्टेशंस हैं। तो हमने इसमें देखना है कि इसकी अल्टीमेटली जो बनती है थीटा जी ऑफ एन वो क्या है। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे मैंने 1 बाय 1 आंसर के साथ मेंशन किए हुए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पिछले स्लाइड पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे, उसका एक पार्ट ये है कि जिसमें एन स्क्वायर प्लस 1 पावर 10 है। इसमें से हमारे पास डोमिनेंट ये वाला पोर्शन है, ये हम बाहर निकालेंगे और 10 पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो एन 20 हो जाएगा, जो कि बिलोंग्स टू थीटा। हमने फंक्शन में लिखना है थीटा एन 20 हो जाएगा। दूसरे वाला बी पार्ट, इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन ये था, इसमें सबसे डोमिनेंट फिगर ये 10 एन स्क्वायर है, तो 10 एन स्क्वायर बाहर आएगा। इसमें से जब अंडर रूट सॉल्व करने की कोशिश करें तो एन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में भी सिर्फ और सिर्फ थीटा एन हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगी, जो कि हम थीटा में लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम जो है इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2n2 log n प्लस 2, जब इसकी पावर को हमने एलिमिनेट किया लॉग में चेंज किया, प्लस n प्लस 2 पावर 2 log n बाय 2। ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने इसमें से टर्म्स ले ली और इसमें से हमने जो कॉमन लिए है वो ये सारी टर्म है, और log ऑफ n माइनस 1 जो है वो हमारे पास अलहदा से आ गया एज अ कॉन्स्टेंट। फिर ये मज़ीद हम कह रहे हैं कि इसमें से हमने क्या निकाल लिया, एक n log ऑफ n और एक हमारे पास n स्क्वायर log ऑफ n की फॉर्म बनेगी, n स्क्वायर log ऑफ फॉर्म की। तो इसको हमने दोनों को डोमिनेट करके बाहर निकाल लिया। अब इनमें से ज़्यादा डोमिनेट जो टाइट अपर बाउंड के लिहाज से हुआ वो ये वाली टर्म है n स्क्वायर log ऑफ n। तो यहाँ पे हमने थीटा में उसका बिहेवियर n स्क्वायर log ऑफ n मेंशन कर दिया। इसी तरह नीचे आ जाए डी वाला, डी में हमारे पास क्या है 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो दोनों को हमने इस टर्म को हमने सेपरेट किया तो 2n2 बनता है, इसको सेपरेट किया तो ये बनता है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लायर वहाँ से निकल जाएं तो फिर आपके पास थीटा की पावर 2 रेस पर n प्लस थीटा की पावर 3 रेस पर n हो जाता है। तो दोनों में से फिर ये डोमिनेट है। इसी तरह से अगर हम लास्ट टर्म e के ऊपर जाएं तो ये log बेस n का मॉड तो अप्रॉक्सीमेटली log 2n है, और इसको हम थीटा log ऑफ n में लिख सकते हैं। तो ये वाली पिछली वाली जो 5 टर्म्स हैं उसको यहाँ पे हमने थीटा की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज से, सॉरी क्वेश्चन है, जिसमें आपने बेसिकली ये जो टर्म दी हुई है इसको आपने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जो है आपने अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट पहले आएगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से ये वाला है, क्योंकि सबसे एफिशिएंसी क्लास हमारे पास लॉग की सबसे पहले कांस्टेंट की होती है, फिर लॉग की होती है। तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ गया। फिर हमारे पास इसमें सबसे कम लीनियर 2 पे आएगी। फिर हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई लॉग और लीनियर को n लॉग ऑफ n, फिर क्यूबिक 4 पे, और ये 5 पे, ये 6 पे, और ये n फैक्टोरियल 7 पे। तो ये बेसिकली इसी तरीके से ही पहले से ही ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की ही फॉर्म में लिखे हुए। तो मैथमेटिकली इसको अगर हम लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। अगर आप n की जगह कोई वैल्यू पुट कर दें तब भी ये ऑर्डर इसी तरह से ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ही ये वैल्यू जो है ये फंक्शन की इस तरह से ऑर्डर ऑफ n की फॉर्म में ही मेंशन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स दी हुई हैं। इसको हमने पिछले वाला जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वाला है उससे देख के समझ के हमने लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में इसको प्लेस करना है कि कौन सा हमारे पास लोएस्ट तरीन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये n-2 फैक्टोरियल जो है वो थीटा n-2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से
5 जो आपके पास ये है log of n 10, इसको मज़ीद अगर एक्सपेंड करें तो 5 log of n प्लस 100 में से जो प्रोमिनेंट टर्म है वो आपके पास जो है वो log की है, तो थीटा log of n जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप लिखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल रह जाएगी थीटा में, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में इसकी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो log ऑफ n जो है ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है कि जैसे यहाँ पे हमने थीटा log ऑफ n तक पहुँचे, इसी तरह 2 की पावर 2 बेस n जो है अगर इसको हम करें तो 2 रेस पर 2 और 2 रह जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये बेसिकली 4n करके आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये 4n तक थीटा 4n है। इसी तरह अगले टर्म में अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट टर्म n4 वाली है, ठीक है, तो वो हमारे पास थीटा n4 हो जाएगा। इस वाली टर्म में log स्क्वायर है तो वो हमें log स्क्वायर n की फॉर्म में लिख लेंगे। और तो ये वाली जो 3 पावर n है इसको हम इस तरह लिखते हैं और n की पावर 1/3 ये वाला जो है, और इसको हम थीटा n 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 3 की पावर n, तो उसको 3 की पावर n में थीटा 3 की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी थीटा की फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम जब ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले 5 वाला आएगा, क्योंकि लो से हाई लिखना है तो सबसे कम log ऑफ n ये वाली टर्म होगी, फिर log स्क्वायर n होगी, फिर 3 ऑफ n होगी, फिर थीटा जो ये वाली टर्म है ये वाली आएगी हमारे पास 4th नंबर पे, फिर ये हमारे पास 5th नंबर पे, फिर ये 6 पे और ये 7 पे, फैक्टोरियल वाली सबसे आखिर। तो ये हमारे पास लोएस्ट टू ऑर्डर का वो ऑर्डर है जो कि हमने इस वाले ऑर्डर को जो है थीटा में ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देखने के बाद इसको हमने यहाँ पे इसको सॉल्व भी थोड़ा बहुत किया और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर इस तरह से अरेंज कर दिया। ये हमारे पास बुक का एक और क्वेश्चन है जिसमें 1 से लेकर 99 तक है, फिर बी है, फिर सी। हमारे पास डिफरेंट समेशन की एग्जांपल्स हैं कि इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि 1 बाय 1 ए से लेकर एच तक के क्वेश्चंस को हम कैसे मॉडिफाई करके उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है इसको समेशन में लिखने के लिए हमने देखना है कि ये कैसे एवेलुएट हो रहा है। 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है, 3 को करने के लिए 1 से 3 करने के लिए हमें ये 2i माइनस 1 की जो टर्म है वो बनानी पड़ती है ताकि वो 1 लेके आ सके, फिर 3 लेके आ सके, फिर 5 लेके आ सके 7, और इसको हमने आइट्रेट कर दिया फ्रॉम 1 to 500, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टर्म, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जब ये हो जाए तो फिर आप इस समेशन को 2 टर्म्स के साथ मज़ीद ओपन कर सकते हैं, और जब ये करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह से इसको सॉल्व करके ये आंसर आपके पास आ जाता है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ऑड इंटीजर्स। यानी ऑड इंटीजर्स का जो फार्मूला है वो यहाँ पे पुट करके दिया गया है, और वो इस तरह से 500 स्क्वायर, और वो हमारे पास लास्ट में इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूले से ही हमने किया है कि ये हमारे पास देख लें इस तरह से फार्मूला बना हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि जिसमें A1 1 है, AN 9 है, एंड 500 है। तो ये फार्मूला गिवन होता है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें जैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सिर्फ डिस्कशन के लिए किया है, ये मैंने कोई आपको पेपर्स में या क्विज़ेस में नहीं देना, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया हो तो आप इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आ गया इसका 2 + 4 + 8 से लेकर 10 24 था। तो इसको आप समेशन में i = 1 से लेकर 10 और फिर 2i की फॉर्म में से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की एक तरह से 10th तक जो है वेरिएट करके फॉर्म बन रही है। इसको आप जो है मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आगे फिर आप इसको 2 की पावर 11 - 1
-1 करेंगे तो ये 2046 है। बेसिकली इसमें आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि यहाँ पे आपको इस तरह से मेंशन किया हुआ है। यानी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो क्या है, ये Qn+1 -1 Q-1। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डायरेक्टली यही आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट आ जाता है, जिसमें i=n+1 और 1 है। अब आपको पता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड में +1 करेंगे तो ये आपके पास सॉल्व होकर n-1 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ++2 हो जाएगा और 3 में से माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर है, बाकी उनको फर्दर में देखेंगे। जी, तो ये टी में हमारे पास ये वाला फॉर लूप समेशन बना हुआ है, जिसमें i=3 से n+1 i। तो बेसिकली इन सब एग्जाम्पल का बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा अपना जो लूप होता है उसको चेंज कर सकते हैं उसके आई लोअर बाउंड या अपर बाउंड में, ताकि वो आपके फार्मूले के मुताबिक सॉल्व हो सके। जैसे यहाँ पे i3 की बजाय हमने 0 से कर दिया और ऊपर i+1 कर दिया माइनस, और एक और टर्म इसमें से i माइनस और निकाल दिया इक्वल टू 0 2, और उसको हमने 1 कर दिया जो कि इसी के इक्वल है, जो कि पहली वाली है टर्म है थीटा, जिसमें आपके पास लिमिट के ऊपर n+1 है, और इसको फिर आपने फर्दर जो फार्मूला है वो पुट कर दिया, वो फार्मूला पुट किया तो वो हमारे पास ये पहला वाला टर्म जो है n+1/n+2/2 आ गया। ठीक है, और -3 हो गया, क्योंकि उसमें हमारे पास i की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो i वेरिएट हो रहा है 3 तक, तो ये हमने -3 इसमें मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है n² की फॉर्म आ गई। यहाँ तक भी आप कर दें तो काफ़ी है कि ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास n², क्योंकि जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है या प्लस या माइनस होता है उनको तो आपको वैसे बिलीव कर देना होता है। उसके बाद है ई पार्ट। ई में हमारे पास क्या है कि हमारे पास समेशन 0 से n-1 i+1, इसको आप मज़ीद जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल टर्म से, तो ये i=0 i² प्लस i हो जाएगा। फिर आप इन दोनों टर्म्स को बाय फार्मूला सेपरेट करेंगे, और इस वाले का आपके पास फार्मूला है, ये आपके पास अपेंडिक्स जो बुक की है उसमें भी गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है ये आप n-1 n/2n-1/6 लिख सकते हैं प्लस, और इसको आप करेंगे तो ये n-1 n/2, तो ये अल्टीमेटली n² के इक्वल आ जाता है। तो ये आपके पास ई, आपके पास यहाँ पे ई वाली टर्म सॉल्व होगी। फिर है एफ वाले एक्सप्रेशन में क्या है कि हमारे पास समेशन i से 1 से n तक है और 3 की पावर j+1 है। तो हमने अब इसमें से दोनों को सेपरेट किया तो 3 सिर्फ रह जाएगा, j की पावर करें तो फिर वो हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, ये हमारे पास रह जाएगा। और फर्दर हम इस i को मज़ीद इसके टर्म में 0 से लाने के लिए हमने यहाँ पे एक -1 कर दिया, और फिर हमने इसको इस तरह से 3 और इसको सॉल्व किया कि 3 की पावर n+-1, ये आपका पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पीछे फार्मूला गिवन है वो यहाँ पे पुट किया, और ये अल्टीमेटली हमारे पास आ गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसमें 2 नेस्टेड लूप लगे हुए हैं और i j के साथ वेरिएंट है। सबसे पहले आपने इन दोनों को सेपरेट कर लिया, i को इसके साथ और j को इसके साथ डाल दिया, और फिर दोनों को आपने अलग-अलग इन पहले आपने j का इतने पोर्शन का ओपन किया बाय फार्मूला, और फिर उसको बाहर कांस्टेंट की तरफ मूव कर दिया, फिर i को किया और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी n² तक पहुंच गया। अब लास्ट हमारे पास h रहे। h में भी हमने एक समेशन फार्मूला दिया हुआ है जिसमें i/i+1। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने i को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, और फिर ये अगर आप इसको n तक एक्सपेंड करें तो इस तरह से ये आपकी टेलीस्कोपी होती जा रही है। तो ये आप इसको सो कॉल्ड सी अपेंडिक्स ए आप देखेंगे तो ये इस फार्मूले के इक्वल है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करने कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं हमें। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक्सप्रेशन आए तो आप उसको मॉडिफाई करके
लिख सकते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। सिर्फ इन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज की एक और एग्जांपल है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया है। यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास आई लूप है, एक जे जो कि आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और के भी आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने जो स्लाइड में आपको इसका सोल्यूशन दिया है, ये आपके पास वो एक डिफरेंट मेथड है जो कि नॉर्मल मेथड जो कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 लूप्स हैं, उनके लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने लिख लिए हैं। पहले वाले का n-1 है, जे वाले का n-2 है, और के वाले का n है। और साथ ये 1 कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन जो हो रहे होते हैं, इसको 1 यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है, जिसका नहीं लिखना वो फिर गलत हो जाता है। पहले वाले को जब हम ओपन करेंगे तो अपर बाउंड n-i+1 आ जाएगी, तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम इस टर्म के साथ बाकी जो टर्म्स हैं उनको करेंगे। अच्छा, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर लेने दें और इसको जो है सेपरेट नेक्स्ट कर दें, यानी कि आप इसको आई जो है हमारे पास जो है 0 से n-2 वाली टर्म, और जो दूसरी टर्म है n-1 वाली, उसको लिख के जो कि j=i+1 है, उसको 1 कर दें, और जो कोई कांस्टेंट ये लिखा हुआ है इसको आप आउटसाइड यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। तो इन्होंने क्योंकि एक ही टर्म हमने एक्सपैंड की है तो उसको यानी इनर लूप जो है इसको जो है वो 1 के साथ कर दिए। जब आप इसको करेंगे तो ये इस तरह से जो है एक्सपैंड हो जाएगा n-1 j+1 और कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1 जो वो इसके साथ आए, तो यहाँ से क्रॉसिंग करके ये आपके पास टर्म बन जाएंगी। तो अब इन दोनों को भी अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसको आप इस तरह से मैनिपुलेट करें, या फिर n की वैल्यू डालकर डिफरेंट जगहों पे और यहाँ पे सॉल्व करें, तो आपके पास ये θn³ तक जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इन दोनों को आप कांस्टेंट करें और इसको बाहर रखें और इस टर्म को ओपन करें, तो फिर ये ज़्यादा इजीली हो जाएगा और जल्दी आपके पास यहाँ पे θn² आ जाएगा। तो ये आपके पास एक डिफरेंट मेथड है जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का ये सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बेहतर है कि आप इसको एज ए कांस्टेंट डील करके इस पूरे एक्सप्रेशन को बाहर रखें और इसको ओपन कर लें, तो फिर ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा।